गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, ये अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज जो मैंने शुरू की थी कुछ दिन पहले, उसमें पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, रीज़न फॉर लॉसेस पार्ट 1। आज मैं उसी सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, रीज़न फॉर लॉसेस पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने कुछ रीज़न्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ डिसिप्लिन की बात की थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस क्यों होते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आज भी हम एक दो रीज़न्स डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको डेली ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अब तीसरा रीज़न जो है जिसकी वजह से हमारा लाइव ट्रेडिंग में मार्केट में लॉस होता है, वो है पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ओके, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, जनरली जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ओके, इंट्राडे मतलब दिन में ही आप मार्केट में काम करते हो। मैं यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म वगैरह की कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ स्पेसिफिक टू इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, और मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो किस में करते हैं तो ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शंस में जितना जल्दी आपको प्रॉफिट होता है, जितना अच्छा आपको प्रॉफिट होता है, उतना ही जल्दी, उतना ही क्विकली आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो, या आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है तो। ओके, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और उसको मैनेज कैसे करना है। अब आपके सामने एक मैंने चार्ट कल के परसों के दिन का लगा के रखा हुआ है। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, 400 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने दे दी, फिर नीचे आ गई, फिर 200 पॉइंट की मार्केट ने मूवमेंट दे दी। अब जो प्राइस एक्शन के साथ काम करता है वो ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर कहीं बाइंग करेगा और ऊपर टॉप के ऊपर सेल करेगा। ओके, मतलब अपना ऑर्डर एग्जिट करेगा। तो ये जो 400 पॉइंट की मूवमेंट है ये कैप्चर करने की कोशिश करेगा, या यहाँ पे पुट ले लिया तो ये 200 पॉइंट के मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेगा। पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर बाय करे और टॉप के ऊपर सेल करे। मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। कोई भी ऐसा इतना परफेक्ट ट्रेडर नहीं होता जो बिल्कुल बॉटम पे बाय करके टॉप के ऊपर सेल करे। ओके, अगर आपको ये लेवल पता है, प्राइस एक्शन समझ में आने तक मार्केट थोड़ी सी मूवमेंट दिखाती है, ऑफ कोर्स अगर मूवमेंट दिखाएगी तभी तो आपको उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। तो आप बिल्कुल बॉटम के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रिस्की ऑल्सो। अब ये चार्ट बनने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया, सपोर्ट बनाया और यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये चार्ट बनने के बाद समझ में आ रहा है, लेकिन इस पूरे पार्ट को आप इग्नोर कीजिए। सिर्फ ये एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल यहाँ छूने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हो सकता है कि अगली कैंडल यहाँ कहीं ओपन होकर यहाँ से नीचे भी जाना शुरू कर दे, है ना। एक कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ खत्म हो गई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ शुरू होकर नीचे जाना शुरू कर दे। तो आप ऐसे रैंडमली एंट्री नहीं ले सकते, तो आपको एक सेटअप चाहिए, करेक्ट। तो आपने ये पूरी कैंडल को ऑब्जर्व किया। अगर आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस ध्यान से करते हैं, चार्ट को अगर इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर आपने ये लेवल आपके चार्ट में मार्क करके रखा होगा जो 37,950 का लेवल है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। पिछले कई बार मार्केट उस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले चुकी है। तो एज्यूमिंग कि आपके चार्ट में ये लेवल मार्क किया हुआ है, ओके, और अगर ये लेवल मार्क किया हुआ है तो आपको क्या समझ में आ गया कि इस कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ने इसी लेवल के ऊपर रिजेक्शन लिया था, यहाँ से थोड़ा बाइंग प्रेशर आ गया, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग ले दिया। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल जो शुरू हो गई वो भी इस लेवल के ऊपर यहाँ तक नीचे आई नहीं, यहीं से बाइंग प्रेशर आ गया। तो ये आपको कंफर्म पता चला कि यहाँ इस लेवल पे, इस जोन पे 37,950 से 38,000 का जो जोन है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं जहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो आप यहाँ कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हो, यस कर सकते हो।
अब मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसके रीज़न से। पहला रीज़न ये है कि आपको पता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ओके। दूसरा रीज़न ये है कि इसी लेवल से रिजेक्शन आ गया। तीसरा रीज़न ये है कि आपने फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व किया, यहाँ से रिजेक्शन आया, दूसरी कैंडल भी उसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर रिस्क लेना जस्टिफाइड है, ओके। ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो रिस्क है दैट हैज़ टू बी जस्टिफाइड, तो ये जस्टिफाई हो गया यहाँ पे। और दूसरा एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिस्क यहाँ पे जस्टिफाई होगा, वो लेवल है आपके स्टॉप लॉस का लेवल। अब स्टॉप लॉस, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वही समझ में नहीं आता। वो क्या करते हैं, कहीं पर भी बाइंग करते हैं, बाइंग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगता। अगर आप सिर्फ बाइंग कैंडल देख के बाइंग कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो 99% केसेस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। क्योंकि मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए, अगर इस कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपने अगर कॉल ले लिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये 37,950 जो है, 950 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा बफर लेके, मतलब 945 का स्टॉप लॉस हो सकता है। आपने बाइंग कहाँ की, 38,000 के लेवल पे, आपका स्टॉप लॉस कितने का हो गया, 55 पॉइंट्स का, 55 पॉइंट्स इन इंडेक्स। मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस, अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस में आप काम करते हो तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में आपका 22 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया आपके स्ट्राइक प्राइस में, ओके। अब सपोज आप यहाँ आपने बाइंग नहीं की, यहाँ पे बाइंग की, तो क्या आपका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए? आप रखने के लिए रख सकते हो। अब ये तो जिसने यहाँ पे बाइंग की थी और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखा था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि मार्केट यहीं से ऊपर चली गई, ओके। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कैंडल देखी, ये देखी, ये देखी, इसका हाई देखा, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो कहीं जाके यहाँ पे, ओके, यहाँ कॉल की पोजीशन ले ली और स्टॉप लॉस कहाँ रखा, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रखा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। कुछ फायदा हुआ? नो। और अगर आप बिल्कुल सेटअप के हिसाब से काम करना चाहते हो और आपने स्टॉप लॉस अगर 37,950 के नीचे रखा है और आपकी एंट्री अगर यहाँ पर है 38,250 के आसपास, तो क्या आप 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे? मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस में 100+ पॉइंट का वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या इतना स्टॉप लॉस आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इट इज़ वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। तो हमें ऐसा सेटअप हमेशा देखना है एंट्री लेने के लिए जहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है वो रिस्क कम से कम हो और आपका जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड वो रिस्क के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जैसे हम अमूमन ये अंडरस्टैंडिंग होती है स्टॉक मार्केट में कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही आइडियल माना जाता है। जो स्कैल्पर्स वगैरह होते हैं, जो क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, वो 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, 1:2 का भी रखते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। लेकिन अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, लेवल टू लेवल काम करते हो, तो आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसी सेटअप में आपका रिस्क मैंने कितना बताया, अगर ये 37,950 का अगर आपका स्टॉप लॉस है उसके नीचे 945 पे, तो आपका रिस्क कितना था, 55 पॉइंट्स का, राइट। 38,000 पे आपने एंट्री ले ली, मार्केट कहाँ गई, 38,400, ओके। अब 400 के पास जब मार्केट गई, ये कैंडल लगी, तो आपको पता नहीं था कि यहाँ पे रिजेक्शन आएगा। आपने कुछ कैंडल यहाँ पे ऑब्जर्व की, जब यहाँ रिजेक्शन आने लगा, रेड कैंडल लगने लगी, तो यहाँ कहीं आपने इस लेवल पे एग्जिट कर दिया। तो ये कितना लेवल था, 38,300 के आसपास। हाँ, आप इतना देर रुकोगे भी नहीं, लेकिन चलो मान लिया कि आपने 38,300 के आसपास अगर एग्जिट कर दिया, एंट्री 38,000 पे थी, कितना मोमेंट आपने कैप्चर कर दिया, 300 पॉइंट्स का, ओके। 300 पॉइंट्स का मोमेंट मतलब इंडेक्स में, मतलब आपके स्ट्राइक प्राइस में कितना मोमेंट, अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो तो आपने आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में 150 का प्रॉफिट ले लिया, राइट। आपका रिस्क कितना था,
अराउंड 50 पॉइंट्स का, रिवॉर्ड कितना हो गया 150 पॉइंट्स का, तो हो गया आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप करेक्ट सेटअप के ऊपर एंट्री लेते हो, तब आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने बीच में यहाँ कहीं रैंडम एंट्री ले रखी है, तो पहली बात है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड आपको कुछ नहीं मिल सकता इसमें। यहाँ पर आपका रिवॉर्ड है 100 पॉइंट का, आपकी रिस्क है 200-250 पॉइंट की, तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। अगर आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेके रिस्क सिर्फ आप 10 पॉइंट की रखोगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया, बिकॉज वो स्टॉप लॉस की सही जगह है ही नहीं वो सेटअप सही है ही नहीं, दैट इज़ अ रैंडम एंट्री। जब ट्रेन एक स्टेशन से छूट जाती है ना, तो या तो ट्रेन को उसी स्टेशन पे पकड़ो या तो अगले स्टेशन पे पकड़ो, ओके। बीच में ट्रेन पकड़ना हमेशा रिस्की हो जाता है, और वो कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि आप वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, ये एक कैंडल देखी आपने, एक कैंडल देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऊपर जाने से मार्केट मना कर रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे पुट की एंट्री लेते हो, ओके, ये कौन सा लेवल है, ये सेकंड वाली रेड कैंडल देख लीजिए, ये समवेयर अराउंड 38,300 का लेवल है, ओके। तो इस लेवल के आसपास अगर आप कहीं पुट की एंट्री लेते हो और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हो, तो ये कौन सा लेवल है, 38,180 का लेवल है, ओके। तो मतलब आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 160 पॉइंट्स आपके इंडेक्स में हो गए, स्पॉट के चार्ट में हो गए। और यहाँ पे रिस्क कितना था, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर 38,400 के ऊपर रहेगा, राइट। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क कितना था 50 पॉइंट्स का इंडेक्स में, और इंडेक्स में आपको कितने पॉइंट्स मिल गए 160, मतलब अगेन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका हो गया। तो दिस इज आइडियल सेटअप। लेकिन अगर किसी ने देखा यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, इधर रिजेक्शन आ रहा है, इधर रिजेक्शन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसने जाके यहाँ पे पुट की एंट्री ले ली, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 400 के ऊपर आप रख सकते हो, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा वो, तो यहाँ के इस कैंडल के ऊपर रखेगा। यहाँ पे आप मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो दिस इज़ नॉट अ गुड सेटअप। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही पुअरली मैनेज्ड है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो 90% ट्रेडर जो होते हैं वो ये गलती करते हैं कि एंट्री और एग्जिट जो है वो सही जगह पे नहीं करते। इससे क्या होता है, एक तो वो रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है, दूसरा वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, ओके। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एंट्री और एग्जिट है वो एक सेटअप के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, जहाँ पे आपका टारगेट आप डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए प्राइस एक्शन को इंटरप्रेट करना, चार्ट को इंटरप्रेट करना और एक सेटअप बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बॉटम लाइन क्या है कि ट्रेड ऑन सेटअप, जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैलकुलेट नहीं करते ना, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना कैपिटल ठीक से मैनेज नहीं करते। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन रीज़न है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं और पूरा कैपिटल अपना वहाँ पे गंवा देते हैं, मार्केट को पूरा कैपिटल दे के बाहर निकल जाते हैं। तो इसका रीज़न है कि पुअर कैपिटल मैनेजमेंट। सपोज़ आप अगर 1 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, तो अब बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते समय बैंक निफ्टी का एक लॉट तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में आ जाता है। अगर एटीएम प्राइस का भी लेते हो या थोड़ा सा ओटीएम लेते हो तो 6 से 7 हज़ार में आपको बैंक निफ्टी का एक लॉट आ जाता है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं पोजीशन साइजिंग अपना बढ़ाऊंगा, ज़्यादा लॉट ले लूँगा और 2-3 कैंडल पकड़ लूँगा, वहाँ पे 30-40 पॉइंट हो जाएंगे तो मेरा उतना फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं 40 पॉइंट पकड़ लेता हूँ तो एक लॉट में मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में आराम से मेरे 15 लॉट आ जाएंगे,
ठीक है, तो 15 लॉट मैं खरीद लेता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 का, अगर मैं सिर्फ 40 पॉइंट पकड़ता हूँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, बताता हूँ। आप ये तो देख रहे हो कि 40 पॉइंट पकड़ने के बाद आपका 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई, आपने ठीक जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो यही आपका जो MTM दिखाई देगा वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, -15,000। क्योंकि जितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है उतना लॉस भी तो हो सकता है ना। तो आपका पोजीशन साइजिंग बड़ा है तो जैसे प्रॉफिट बड़ा होगा वैसे आपका लॉस भी बड़ा होगा। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास बचे कितने, तो 15,000 आपके कैपिटल से चले गए। यू हैव गॉट ओनली 85,000 नाउ। ओके, अब उसको रिकवर करने के चक्कर में अब यहाँ पर कॉल ले लो, यहाँ पे पुट ले लो, यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ पे पुट ले लो। जैसे इस दिन की मार्केट थी, यहाँ पे पूरी साइडलाइन मार्केट थी, यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ पे लॉस हो जाता था कॉल का, यहाँ पे पुट ले लो, पुट में लॉस हो जाता था। ओके, तो ऐसे करते करते आप अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाओगे, आपका लॉस भी बढ़ेगा, आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। ओके, अब सपोज आपके पास था 1 लाख का कैपिटल। 1 लाख कैपिटल में से आपने सिर्फ आपका 25% कैपिटल जो है वो अगर डिप्लॉय किया, मतलब आपने टोटल कितने डिप्लॉय किए, तो 25,000 रुपीज़। अब 25,000 रुपीज़ में आप कितने लॉट ले सकते हो, तकरीबन 4 लॉट ले सकते हो, 3 या 4, राइट। तो अगर 3 या 4 लॉट भी आप अगर लेते हो, मान के चलिए 3 लॉट ले लिया आपने, 40 पॉइंट कवर कर लिया, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों एक दिन में 3,000 रुपये, ये कोई कम प्रॉफिट है क्या? आप सही से बताइए। जो हम बाहर जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, तो जनरली 3,000 की जो अमाउंट है, जॉब करने वालों से आप पूछिए, दिस इज़ अ डिसेंट अमाउंट। मेजॉरिटी लोगों का जो एक अच्छे पोजीशन पे नौकरी कर रहे हैं, उनका 3,000 रुपये जो है वो डेली का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इजंट इट। तो ये अगर इतना आपको इतना प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर आप डेली 3,000 कमाते हो, 10 दिन के बाद आपके 30,000 हो जाते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ग्रो योर कैपिटल। ओके, अब मान लिया कि आपने 25,000 में 3 लॉट ले लिया और आपका लॉस हो गया, तो लॉस कितना हुआ, -3,000। आपका जो ओवरऑल कैपिटल था 1 लाख। ओके, 1 लाख में से 3,000 सिर्फ चले गए, आपके अकाउंट में अभी भी 97 लाख रुपीज़ है। तो ये 97 लाख रुपीज़ जब आपके डीमैट में हैं, तो ये 3,000 का लॉस रिकवर करना ये कोई बड़ी मुश्किल बात है? नो, आराम से हो सकता है। लेकिन अगर ये 3,000 की जगह अगर 30,000 का लॉस है, तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर अभी आपके पास बचे हुए हैं सिर्फ 70,000 रुपीज़। फिर 70,000 में से आपको 30,000 वापस कमाने हैं, तो एक प्रेशर रहता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, आप अपने ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो आपने कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करना है एक ट्रेड में, जितना कैपिटल, जितने अमाउंट का लॉस लेने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो आपका लॉस दूसरे दिन या तीसरे दिन, अगले 2-3 दिन में आप आसानी से रिकवर कर सकते हो, उतनी कैपिटल का आपने रिस्क लेना है, सही से स्टॉप लॉस मैनेज करके। ओके, आप पूरे के पूरे 25,000 जीरो होने तक तो वेट नहीं करोगे। आपका 3-4 हज़ार का जब लॉस हो जाएगा तब आप अपने ट्रेड से निकल जाओगे, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो, राइट। अब ये 3-4 हज़ार का लॉस, जब आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन इसको आराम से रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉस ही 25,000 का 30,000 का हो गया, तो आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। इसीलिए हमेशा जितना भी आपका कैपिटल है, चाहे आप 50,000 पे काम करते हो, चाहे आप 1 लाख के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसमें से हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 to 30 इतना ही कैपिटल डिप्लॉय करना है। 30% ही बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है,
क्योंकि इतने कम कैपिटल के साथ आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट डेली कमाओगे तो आपका 10 दिन में उतना डिप्लॉयड कैपिटल डबल हो जाता है। ओके, आप डेली 3,000 या 4,000 के हिसाब से अगर काम करोगे, 3,000 पकड़ लीजिए, 10 दिन में आपका 30,000 हो गया। ओके, ओवरऑल आपके पास कितना था? 1 लाख का कैपिटल था। 10 दिन के बाद अभी आपके पास 1,30,000 का कैपिटल हो गया है। ओके, अब 1,30,000 में से फिर आप इसमें से 40,000 का कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप कैपिटल मैनेजमेंट करोगे तो हमेशा आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा अननेसेसरी आपके दिमाग के ऊपर कि मेरा इतना लॉस हो गया है, मुझे इतना लॉस अभी रिकवर करना है। और जितना बड़ा लॉस होगा, लॉस रिकवर करने के लिए फिर आपको उतना ही बड़ा कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी आपके पास जितना भी कैपिटल है उसमें से 25 to 30% से ज़्यादा कभी डिप्लॉय करना ही नहीं है। और जितना आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो उस कैपिटल के ऊपर आपने आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ढंग से डिफाइन करके मैनेज करना है और आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो करेक्ट जगह पर आपने प्लेस करने हैं। ठीक है, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हिट हो जाने दीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर एसएल हिट हो जाता है तो उसके बाद आप या तो पोजीशन रिवर्स कर सकते हो, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट चला जाता है तो। अगर नहीं जाता है तो अवॉइड कीजिए। मार्केट डेली खुलेगी। आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, आज 3,000 का लॉस कर दिया आपने, तो कल हो सकता है आप 6,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। तो यू हैव टू वेट। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करोगे इंट्राडे में तो आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये 2 पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इसके बारे में सोचिएगा, इसको ढंग से प्लान कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लाइव मार्केट के अपडेट के लिए अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you friends. All the best.